नमस्कार, एमपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम आपको समाचार के इस खास अंक में लेकर आए हैं जहां महंगाई पर आज बहुत बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए आज और कल। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, इससे पहले महंगाई के बारे में लिखी गई चंद लाइनें आपके सामने पेश करता हूं। कैफी आजमी ने बहुत पहले ये बात लिखी थी कि ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी मेरा बेच के अपना खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी मेरा बेचकर खा गया कोई। अब तो अरमान है न सपने हैं, सब कबूतर उड़ा ले गया कोई। और इसी बात पर हुल्लड़ मुरादाबादी ने लिखा है कि भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी। भूख गरीबी महंगाई इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता, तीनों ही मुझ पर मर रही थी। बहुत बड़ी बात लिखी है उन्होंने। और इस महंगाई के दौर में, जबकि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली हुई है, चंद चर्चाएं उन लोगों के लिए है जो जमीन से जुड़े हैं और चंद चर्चाएं उनके लिए है जो आसमान पर उड़ रहे हैं और बीच में लटक रहा है आम आदमी। लुकमान अली हमारे साथ है, फ्री प्रेस के ब्यूरो चीफ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लुकमान भाई। थैंक यू। और वैसे हमारा ये स्टूडियो, हम आपको दर्शकों को ही बता दें कि हमारा पूरा स्टूडियो सैनिटाइज है, आपको ही बता दें, तो आप चाहें तो मास्क उतार सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कोरोना महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी आ चुकी है और लगातार ये लगभग दूसरा साल है। तो कोरोना महामारी के कारण भारत का व्यापार कैसा डाउन होता जा रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण ये व्यापार चौपट हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर महामारी सब पर असर डाली है जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महंगाई, आज अपन इस पर बात करने जा रहे हैं। जी जी। महंगाई पर हमारा जो तंत्र है उसका कहीं पे नियंत्रण नहीं दिख रहा है। सबसे पहले जो आम आदमी है वो इससे प्रभावित होता है। जी। मजदूर वर्ग है और जो छोटा वर्ग है या किसान चतुर्थ कर्मचारी है, जी जी, जो 25 से 30 हजार रुपए तक सैलरी में सीमित है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है खाद्य सामग्री। जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगा है खाने का तेल, सरसों का तेल। जी जी, हाँ, सरसों का तेल लगभग 200 रुपए है, 250 रुपए, जो मैं समझता हूँ कि कोरोना काल से पहले 100 रुपए था। जी जी, अब वो लगभग 200 रुपए हो गया। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अनिल जी कि इसके महंगे होने का कारण क्या है। प्रोडक्शन से है कि विक्रेता से है कि किसान से है कि ट्रांसपोर्ट से है? पर अगर हम एक ग्राफ देखें तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से प्रोडक्शन होता है उनका ग्राफ बढ़ा हुआ है। और वहां से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन आज जो फुटकर विक्रेता है जिससे आम आदमी डायरेक्ट खरीदी करता है, कोई महीने भर के लिए, कोई हफ्ते भर के लिए, कोई 2 दिन के लिए, तो लगभग 200 रुपए किलो जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के घर में कुछ ना कुछ सब्जी बनती है और बिना, तो लगभग 200 रुपए किलो जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के घर में कुछ ना कुछ सब्जी बनती है और बिना तेल के भी नहीं बनती। माने आलू, प्याज, दूध, फल, सब्जी, सारा कुछ महंगा है। क्या ऐसा माने कि ये महंगा इसलिए, जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट से हो रहा है महंगा, तो ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉकिस्ट इसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालता है कि स्टॉकिस्ट बहुत सी चीजों को दबा के रख लेता है और जब रेट बढ़ाता है तब उसको वो रिलीज करता है, शार्टेज दिखा देता है कि मार्केट में ये चीज है ही नहीं है इसलिए महंगा बिक रहा है या ट्रांसपोर्ट से आ नहीं रहा। जबकि अभी इस बार के कोरोना में मैं जो देख रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट टोटल फ्री है। हाँ, इस बार तो ट्रांसपोर्ट कहीं पे नहीं रोका जा रहा। खासकर खाद्य सामग्री और ट्रांसपोर्टिंग टोटल इन ऑल फ्री है। उससे तो इफेक्ट आना नहीं चाहिए। माने माल पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। तो आपका कहना ये कि जितने ये जो ठेकेदार हैं इसके, हाँ, स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं और एजेंसी या डीलर हैं, तो
एक ही कोई ना कोई ऐसी गणित है जिससे मार्केट में क्राइसिस पैदा करके और महंगाई को इन्होंने बढ़ा दिया। जो मैनेजमेंट है, केंद्र सरकार है, शासन है या लोकल स्तर के लोग हैं, कभी इन पर ध्यान इनका नहीं गया कि ये लोग जो स्टॉकिस्ट हैं इन पर थोड़ा लगाम कसिए? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा जो तंत्र है वो क्या ऐसी कोई गाइडलाइन इनके पास नहीं कि आखिर आप 100 रुपए के सरसों के तेल को 200 रुपए में कैसे बेच सकते हो? कोई मतलब कोई एमआरपी है आपकी कि एक फिक्सेशन है कि भाई हम इतना % प्रॉफिट लेंगे, खरीदी हमारी ये है और बिक्री हमारी ये है, तो इसको शुरुआत से पकड़ना होगा। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे। प्रवीण नामदेव, मिथिलेश राय, मोहम्मद इश्तियाक, लक्ष्मण गुप्ता और कुलदीप निगम। बहुत जल्दी मैं उनका नाम ले रहा हूँ और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे मैं आपको इनसे रूबरू कराता जाऊंगा। बहुत बड़ी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो लुकमान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो बड़े उद्योग है, दवाई कंपनी है, सेंसेक्स का ग्राफ है, इनका ये सब बढ़ता जा रहा है, ये मतलब सबसे ज्यादा फायदा दवाई कंपनियों को हो रहा है, लेकिन इसमें छोटा मध्यम वर्ग तो दब रहा है ना? अनिल जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि जहाँ गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, ये यहाँ पे फार्मूला बैठ रहा है। लेकिन वास्तव में जिसको उठना चाहिए, जो हमारा मध्यम वर्गीय है और गरीब तबका है, लोअर क्लास, तो आज हमारे देश में या दुनिया में कितना भी मशीनीकरण हो गया हो, लेकिन बिना मजदूर के काम नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं पे मजदूर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो ऑपरेटर तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए और मशीन को चलाने वाला चाहिए। और आज जो खासकर अपना बिल्डिंग वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो 90% डिपेंड होता है लेबर पे। बिल्कुल। अब लेबर तो आ गई, मार्केट नहीं खुली तो सीमेंट नहीं मिली, हार्डवेयर की दुकान नहीं खुली तो लोहा नहीं मिला, कीला नहीं मिला, रस्सी नहीं मिली, XYZ बहुत से ऐसे सामान है जो दुकान से ही मिलेंगे। अब दुकान बंद है, अब बिल्डिंग बनने का काम है तो बिना मटेरियल के तो बनेगा नहीं। अब लेबर नहीं आई, बिल्कुल क्योंकि भय का माहौल है और जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं। हाँ, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं और जरूरी भी है वक्त और हालात को देखते हुए। तो एक बात और मैं करना चाहूँगा, मैं इससे पहले कि प्रवीण नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप एक व्यापारी हैं, साथ में आपके आसपास सब्जी मंडी की दुकानें भी हैं, तो इस समय क्या असर पड़ा है आपके व्यापार पर, साथ ही सब्जी की दुकानों पर और लोगों पर जितना व्यापार हो रहा है, तो क्या असर पड़ा है और आप क्या मानते हैं इनको? बेबसी का क्यों है ये आलम न पूछो, क्यों ज़मीं रो रही है आसमां से न पूछो, मुसीबत की इस घड़ी में मुँह मोड़ने वाले, कौन पूछेगा मेरा हाल जो तुम न पूछो। जी हाँ अनिल जी, कोरोना नामक इस महामारी के कारण सबसे बुरी स्थिति में यदि कोई है तो वो है हमारा मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग। आप देख ही रहे हैं कि पिछला पूरा साल मंदी में गुजरा। पिछले साल अधिकतर महीने लॉकडाउन की वजह से बंद थे। इस साल जब शादी के सीज़न में अच्छी ग्राहकी की उम्मीद थी, तो एन सीज़न के वक्त पुनः कोरोना की वजह से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और बाज़ार बंद होने की वजह से सारा व्यापार ठप पड़ गया। लोकल व्यापारियों ने तो सब तरफ से माल मंगा कर रख लिया कि अच्छी बिक्री होगी। अब डबल मार व्यापारी पर ये पड़ी कि बड़े व्यापारियों, थोक व्यापारियों का वो कर्जदार हो गया और बिक्री भी बंद हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और जिससे उभरने में काफ़ी समय लगेगा। लगभग सभी प्रकार के व्यापारियों को इस बंद की वजह से नुकसान हुआ, चाहे चाय वाले हों, चाट फुल्की वाले हों, कपड़े की दुकान, जूते चप्पल, मनिहारी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सोना चांदी के व्यापारी, सभी पर इस महामारी का बुरा असर पड़ा है। क्योंकि व्यक्ति के खर्च किसी सूरत में कम नहीं होते, चाहे बंद की स्थिति हो या फिर सामान्य स्थिति हो। आमदनी कुछ ना और खर्चे यूं ही बने रहें तो व्यक्ति तुरंत कर्जदार हो जाता है और जिससे उभरने में उसे काफ़ी समय लगता है। शासन की तरफ से राशन कार्डधारी जो हैं उनके लिए तो कुछ राशन की व्यवस्था की जा रही है। कुछ प्रदेशों में सरकार ने नकद रुपए भी लोगों को दिए हैं।
हमारे यहाँ शासन प्रशासन में पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव-गांव जाकर लोगों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। हमारे यहाँ सांझी रसोई वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। पर जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कि कहीं से बंधी बंधाई रकम नहीं प्राप्त कर रहा है, जिसकी सारी गृहस्थी सारी व्यवस्थाएं प्रतिदिन की कमाई से चलती हैं, उसकी तो बहुत बुरी स्थिति है। वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने की खातिर किसी से मदद की गुहार भी नहीं लगा सकता। इस महामारी से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, प्रतिदिन भाप लें, काढ़े का सेवन करें, दूध में हल्दी डालकर पिएं, आपस में लोगों से दूरी बनाकर रखें। जी हाँ, यदि किसी को बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम यदि होता है तो पहले ही प्रथम दिन ही जाकर डॉक्टर से जांच करा लें और अच्छा ट्रीटमेंट करें। किसी भी तरह की ढिलाई बहुत नुकसानदेह हो सकती है। ये इतना बुरा दौर है कि किस पर भरोसा किया जाए। जो दवाइयाँ जीवन रक्षक हैं उन्हीं की काला बाजारी की जा रही है, वही बाजार से गायब हो जाती है। लोगों के अंदर से धीरे धीरे इंसानियत, मानवता नाम की चीज़ मरती जा रही है। धन की अंधी दौड़ में सब अंधे हो चुके हैं। स्थिति यह है कि धन के हाथों बिक चुके हैं सभी, अब किसी गुनाह की कोई सज़ा ही नहीं। तो लुकमान जी, जैसे आपने भी सुना, प्रवीण नामदेव ने भी बताया कि, लेकिन मैं इन्हीं की बात को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि केंद्र भी कह रहा है, विश्व स्तर पर बात चल रही है कि गरीबी रेखा का जो प्रतिशत है वो मतलब कम हो रहा है। अनिल जी, मैं आज एक गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े अभियान को हिंट करना चाह रहा हूँ जी। वास्तव में जो गरीबी रेखा का कंडीशन है, जिसमें गरीबी रेखा के लोग जिस कैटेगरी के चलते आना चाहिए, वो फेयर नहीं है। आज जो ग्राफ बढ़ रहा है उसके पीछे कंडीशन ये है कि आप बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय की क्या? हाँ, जो एक ग्राफ होता है गरीबी रेखा की क्राइटेरिया निर्धारित करता है, प्रोफार्मा जिसको कहना चाहेंगे जी जी। उस प्रोफार्मा के तहत अपन देखें तो बहुत बड़ी कमी है। शासन की जो गाइडलाइन है कि अगर इस कैटेगरी में जो आदमी आता है वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा जी जी, तो उसमें मैं समझ रहा हूँ कि 50% ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं और गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते, और वो भी किसी न किसी माध्यम से अपना नाम गरीबी रेखा में जुड़वा लिए हैं। इसलिए हमारा गरीबी रेखा का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। उस पर भी शासन को अपने जो उनके कर्मचारी हैं जो उसको निर्धारित करते हैं और जांच करते हैं समय समय में फील्ड में जाके, ये उनकी कमी के कारण हो रहा है। बड़े उद्योग जो है वो तो लगातार फल-फूल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि प्रभावित हो रहा है तो मजदूर हो रहा है और मध्यम वर्गीय हो रहा है। जी जी। बड़े व्यापारी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और जो पिछले कोरोना के बाद या कोरोना काल में जो सेंसेक्स बढ़ा है और अमीरों की जो ग्राफ बढ़ा है, वो जहां सारी दुनिया और आम आदमी भुखमरी या के कगार में जा रहा है, तो पूंजीपति और उद्योगपति कैसे बढ़ रहे हैं, ये भी एक विषय है, सोचने वाली बात है। इसी बात पर मैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं मिथिलेश राय जी। मिथिलेश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी हम बात कर रहे थे बड़े उद्योगों की, तो बड़े उद्योग जितने भी हैं वो फल फूल रहे हैं और छोटे उद्योग उनका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे लगातार नीचे जा रहा है और लगातार इन्हीं को नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा किसान, उसी को नुकसान हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अनिल जी, आप ठीक कह रहे हैं। वास्तव में अभी जो समस्याएं हुई हैं वो बड़े उद्योगों को लेकर के, वो बहुत विकट समस्या पैदा हो गई हैं। एक तो मैं आपकी बात के समर्थन में एक छोटी सी कहानी, जापानी कहानी है मिनरो जी की, उनकी कहानी से मैं अपनी बात को रखूँगा। उस कहानी का प्रसंग यहाँ पर रखता हूँ कि एक छोटा सा शहर है और उस शहर के पास में एक फैक्ट्री खुलती है बगल से, और उस फैक्ट्री से जो है लोग बड़े प्रभावित हैं और देखते हैं कि बड़ी अच्छी फैक्ट्री लग रही है। रोज़ उसे जाकर आसपास के लोग जाकर के देखते हैं कि ये फैक्ट्री क्या लग रही है।
पहले दिन चिमनी लगती है और चिमनी से लगातार धुआं जो है आता रहता है शहर के अंदर। दूसरे दिन फिर एक कोई चिमनी लगती है और फिर एक शहर में धुआं आना चालू हो जाता है। इस तरह से शहर में पूरी तरह से खांसी और तरह तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। पहले तो लोग ये करते हैं कि इस फैक्ट्री में अगर कोई मेरे उत्पादन वाली चीज़ बनेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। कई ऐसे लोग होते हैं, ईंट बनाने वाले, आपके शीशे बनाने वाले और तरह तरह के छोटे उद्योग वाले होते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर मेरा उद्योग इसने हड़पा तो मैं इस पर ज़रूर अटैक करूंगा। इस तरह से धीरे धीरे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल लोगों के अंदर एक खांसी, बीमारियां और ये सब बढ़ती चली जाती हैं और दोनों चिमनियाँ बड़ी लगातार तरीके से धुएँ देती रहती हैं। अंत में सभी शहर के लोग इकट्ठा होकर के और मेयर के साथ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा तुम क्या बना रहे हो जिसे अभी तक बताया नहीं तुमने मुझे। तो बाकी वो बताता है कि देखिए भाई, मैं ये चिमनी है, बड़ी चिमनी से मैं ये आप लोग के लिए एक सफ़ेद चीज़ बना रहा हूँ और दूसरी चिमनी से बोले इससे धुआं निकाल रहा हूँ। बोले ये सफ़ेद चीज़ क्या है? बोले आपकी जो ये खांसी और जो दवा है, खांसी वसी हो रही है, ये जो बीमारियाँ हो रही हैं उसके लिए मैं एक दवा बना रहा हूँ। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। आप ये मान के चलें कि जब भी ये इस तरह का विकास की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो छोटे उद्योगों को गिरना ही पड़ता है, छोटे उद्योग समाप्त होने ही पड़ते हैं और बड़े उद्योग उनकी जगह बनते चले जाते हैं। और इस वक्त हम देखें तो अपने यहाँ भी यही हालत है कि इस महामारी में छोटे उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और बड़े उद्योग अपनी अपनी तरीके से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि एक बरगद के नीचे, एक बड़े पेड़ के नीचे घास नहीं उपजती हैं। तो वही एक उदाहरण हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों ने छोटे उद्योगों को, मझोले उद्योगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और एक ऐसी तरह से समाप्त कर दिया है जिसमें कि वो मज़दूर, जो बेचारे वो मज़दूर, कारीगर, मेहनतकश व्यक्ति जो छोटे छोटे उद्योग करके अपनी आजीविका चला रहे थे, अपने आश्रितों को पाल रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट इस समय खड़ा हो गया है। और हमारी सरकार और बाकी लोगों को भी इन उद्योगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम एक अच्छे बेहतर भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं और इनके लिए हमें करना ही चाहिए। आज हमारे बीच में छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, छोटे कारीगर ये पूरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं। इस ओर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। तो मिथिलेश राज जैसे बता रहे थे कि बड़े उद्योग वाकई मतलब एक ऐसा समझा जाए कि पूरे सिस्टम को एक बड़े उद्योगों के ने हैक कर लिया है। बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि वो उन्होंने अपने ग्राफ पे रखा है। यानी कि आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक किसान है, वो घर में टमाटर उगाता है और उसका दाम जो है बाजार में जाते जाते बढ़ जाता है, इसके बारे में आप कैसे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है विश्वकर्मा जी आपका। और इसकी छोटी सी कहानी ये है कि जैसा कि मैं खुद कुछ किसानों को जानता हूं जो सब्जी का पैदावार करते हैं, जब वो होलसेल में लेके आते हैं, आढ़त में लेके आते हैं, तो आज की डेट में आढ़त में 2 से 5 रुपए का रेट देता है आढ़त का व्यापारी उनको, थोक का व्यापारी उनको। अब देखिए, जब वो किसान अपना टमाटर तुड़वा के या सब्जी तुड़वा के खेत में रखता है तो उसे ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है जी। और ट्रांसपोर्टर उससे एक मिनिमम चार्ज भी लेता है 25 से 30 किलोमीटर का, तो 1000 रुपए की मांग करता है। अब उसके पास 5 कुंटल टमाटर है, 5 कुंटल टमाटर 2 से 5 रुपए के रेट में वो आके अपने शहर में, किसी भी शहर में आढ़त को या थोक व्यापारी को देगा। वहीं पे थोक व्यापारी उसको 10 से 15 रुपए के रेट पे फुटकर व्यापारियों को देता है और 2 से 4 रुपए का मार्जिन लेके फुटकर व्यापारी कस्टमर को देता है, आम आदमी को देता है। अब सबसे बड़ी बात विडंबना की ये है कि जब वो 5 रुपए से 2 रुपए तक का टमाटर लाने में उसे 1000 रुपए चाहिए 5 कुंटल का, तो 20-25 लगभग 20 रुपए तो उसका भाड़ा लग रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा। अब 20 रुपए किलो भाड़ा देके लाके 5 रुपए किलो में बेचेगा। इसी कारण से मैं कई जगह सुना है कि लोग ट्रकों का ट्रक वो पलटा मजबूरी है, ये मजबूरी है। मजबूरी ऐसी है कि अब वो
आप भी उनकी जगह खड़े होकर सोचें कि वो 20 रुपए भाड़ा वो तो दे के और क्या 5 रुपए में ला के बेचेगा, उसको क्या फायदा हो? नहीं तो वो ये कौन सा फार्मूला है कि वो किसान उद्योगपति बन जाएगा या पूंजीपति बन जाएगा? नतीजा एक बात और है कि जैसे दूध है, फल है, सब्जी है। नहीं, थोड़ी सी एक लाइन छूट रही है। जी, जी। नतीजा ये होता है कि वो या तो फेंक दे उसको या जानवरों को खिला दे। भाई जब उसकी उसकी कॉस्ट नहीं निकल रही है तो कैसे संभव है? हाँ, अब आप कुछ कह रहे तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ट्रकों के ट्रक लोग जो है टमाटर फेंक दिए, आलू फेंक दिए, जो भी उनके नुकसान हो रहा था फेंक दिए। खेतों में सब्जियां हैं उनको पूरा उखाड़ दिया उन्होंने मजबूरी में। दूध का भी एक ऐसा भी समझ में आ रहा था कि दूध भी कई लोग सुनने में आ रहा है कि गैलनों दूध बहा देते हैं क्योंकि उनके पास बेचने का जगह नहीं, कि मिठाई दुकान बंद है, सब दुकान बंद है। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और यहीं पर हम आज इस चर्चा को विराम देंगे कि दूध पहले मान लीजिए कि 5000 लीटर एक जगह पर हो रहा है, अचानक दूध की खपत कम होती है कोरोना काल में और अब 2500 लीटर या 1000 लीटर में काम चल जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? वो बाकी ये बड़ा टफ क्वेश्चन आपने कर दिया जी। निश्चित तौर पे ये समझ से परे है मेरे कि आखिर जो दूध होटलों में जा रहा था या चाय की दुकानों में जा रहा था, मिठाई की दुकानों में जा रहा था, वो दूध तो कंजप्शन टोटल बंद हो गया, अब है ही नहीं। अब वो चीज आखिर वो दूध अब कहाँ जा रहा है? तो इसमें बड़ा चिंतनीय विषय और गंभीर भी है, ये दूध है कि नहीं। हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि आखिर जो नेचुरल दूध है, जो गाय भैंस दूध देते हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा दूध ये हजारों 10,000 लीटर दूध आता था और खपत हो जाता था, अब वो दूध कहाँ जा रहा है? या तो इसमें या तो वो दूध में कहीं ना कोई राज था कि उसमें कुछ ऐसा था कि सिंथेटिक दूध रहा होगा या कुछ ऐसा दूध रहा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है बिल्कुल कि आखिर ये सोचने का विषय है। विश्वकर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी जी। कि हमारे तंत्र को, जो भी हमारा तंत्र है, उसको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है कि आखिर वो 10,000 लीटर एक शहर की बात कर रहे हैं। एक शहर की बात है, एक शहर का 10,000 लीटर दूध कहाँ जा रहा है? पूरे देश की बात करें तो पता नहीं कहाँ है। दूध का या तो उसका रूप चेंज किया जाए कि उसको पनीर में बदला जाए, कि खोवे में बदला जाए, कि कहीं ना कहीं, लेकिन वो दूध तो होना चाहिए। मैं दर्शकों आपसे बता दूं कि आप लाइव भी हमें देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आप अपने कमेंट्स जरूर डालते रहिए। और आज मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपसे बता दूं कि उद्योग हो, व्यापार हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी इस कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। पर जैसा कि हमारी चर्चा में निकल के आया है कि ये महामारी का असर नहीं है, ये कुछ बीच वाले बिचौलियों का असर है, तो उनसे सावधान रहिए। हमारी इस चर्चा को जारी रखने के लिए जी, इसमें विश्वकर्मा जी मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि जो व्यापारी वर्ग है, बिल्कुल उनको भी आप किनारे नहीं कर सकते, खासकर छोटे व्यापारी जो बैंक से लोन लेके रखे हैं, पहली चीज। फिर दुकान किराए की है, हाँ बहुत सारे ऐसे, उनकी दुकान चले या न चले उनको पैसा तो ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल वो तो देना पड़ेगा, दुकान का किराया देना पड़ेगा। उनकी तो और बुरी हालत है कि वो तो इन सब पे हम खाया पिया कुछ नहीं जी। और गिलास तोड़ा 12 आने की कहानी है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो छोटा व्यापारी और मध्यम वर्गीय है। मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा लुकमान जी, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है। कल हम इस चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। हमारी इस चर्चा को देखना न भूलिए। उद्योगों की मार कोरोना महामारी से या कोरोना महामारी की मार उद्योगों पर या हमारे व्यापार पर कितना पड़ा है, ये सब आप जानते हैं। एक आंकड़े के साथ हम कल आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।